मानवता की जरूरतों को पूरा करने में समुद्र पर निर्भरता बढ़ी है, क्योंकि ये वो माध्यम है जिससे 90% से अधिक विश्व व्यापार होता है। इसमें भी अगर हम हिंद महासागर की बात करें तो ये 20% व्यापार को कवर करता है। साथ ही अपने आकार के दृष्टिकोण से यह विश्व का प्रशांत और अटलांटिक के बाद तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ऐसे में इन महासागरों का प्रबंध एक चुनौती के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है और फिर आवश्यकता पड़ती है कुछ क्षेत्रीय संगठनों की। इन्हीं में एक ऐसा संगठन जिसको आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, उसका नाम है, आप देख सकते हैं पटल पर, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। तो आज की हमारी चर्चा का केंद्र यही है। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं इस संगठन को, लेकिन आपको बताते चलें कि क्षेत्रीय संगठनों की जब हम बात करते हैं तो भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो सार्क के हाशिए पर जाने के पश्चात दो ऐसे संगठन हैं, एक का नाम बिम्स्टेक है और दूसरे का नाम है, जो आप पीछे पटल पर देख सकते हैं, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, जिसको IORA भी कहते हैं। इसकी प्रासंगिकता थोड़ी ज्यादा बढ़ी है। हाल ही में ये क्यों चर्चा में रहा है, इसके संबंध में कुछ तथ्यात्मक जानकारी, उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं चर्चा। सबसे पहले देखते हैं कि किन बिंदुओं के अंतर्गत ये चर्चा केंद्रित होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे खबर क्या है, फिर देखेंगे ये चर्चा में क्यों है, जिसकी वजह से फिर आपके सामने इसको लेकर आना पड़ा। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के विषय में कुछ तथ्यात्मक जानकारी, फिर इसका महत्व क्या है वैश्विक दृष्टिकोण से भी और भारतीय लिहाज से भी, फिर देखेंगे उसके रास्ते में चुनौतियां क्या है, फिर अंत में होगा हमारी परिपाटी है एक अभ्यास प्रश्न की, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि आप इस संदर्भ को ठीक से सुने और अंत में इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं सफर। सबसे पहले देखें खबर कहां की है, तो द हिंदू की ये खबर है, हाउ इज द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन अ की ब्लॉक फॉर इंडिया। इसके एक्सप्लेन्ड सेक्शन से ये लिया गया है। तो इसी खबर के आलोक में आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी। तो पहला बिंदु हमारा है कि ये चर्चा में क्यों है। तो आपको बता दें कि 11 अक्टूबर 2023 को, अर्थात बुधवार के दिन, श्रीलंका में, जो कि इसकी व्यापारिक राजधानी हम कहें कोलंबो, क्योंकि इसकी अब दो राजधानी है, एक राजधानी जो है जयवर्धने पुट्टे है जो उसकी प्रशासनिक राजधानी है, तो व्यापारिक राजधानी कोलंबो में IORA की मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कुछ बातें खास है जिसकी वजह से फिर चर्चा में हुआ। क्या हुआ उसमें, तो मंत्री परिषदीय बैठक में श्रीलंका को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। कालखंड पे नजर डालें तो 2023 से 2025 की अवधि के लिए ये फिर से श्रीलंका इसका अध्यक्ष होगा। और ध्यातव्य हो, आपको ज्ञात हो कि नवंबर 2021 से 23 तक इसका अध्यक्ष अब तक बांग्लादेश था। भारत के लिहाज से अगर देखें तो भारत इसके उपाध्यक्ष के पद की हैसियत से इसमें सम्मिलित हुआ। और भारत इसकी अध्यक्षता कब करेगा तो उस पर नजर डालें, 2023 से 25 के लिए उपाध्यक्ष है भारत, लेकिन 25 से 27 में इसके अध्यक्ष की भूमिका भारत निभाएगा। तो इस कारण ये चर्चा में है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्या है, इसके विषय में कुछ तथ्य। आपको बता दें कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक अंतर सरकारी संगठन है। इसको अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी प्रकृति क्या है, तो अंतर सरकारी संगठन है। साथ ही अगर इसके विषय में पहल की बात करें तो मार्च 1995 में दक्षिण अफ्रीका के तात्कालिक राष्ट्रपति यहां की यात्रा किए थे। आप देखें नेल्सन मंडेला साहब यहां आते हैं और इसी समय इस क्षेत्र में एक पहल, एक दृष्टिकोण हम कहें, उसका विकास हुआ और इस पहल को उस समय नाम दिया गया हिंद महासागर रिम इनिशिएटिव। बाद में आप देखेंगे 2 वर्ष पश्चात 7 मार्च 1997 वो तिथि है जब हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की, हम कह सकते हैं कि उसकी बुनियादी ईंट रखी गई। और आप देखें उस समय क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन कहा गया इसको, अर्थात ये नाम नहीं था जो वर्तमान में है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक अंतर सरकारी संगठन इसकी प्रकृति के दृष्टिकोण से, और इसका सचिवालय मॉरिशस में है। तो 7 मार्च 1997 की तिथि है जब इसकी नींव रखी गई। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ में इसके सदस्य देशों की बात करें तो मौजूदा समय में 23 इसके सदस्य देश हैं और 11 इसमें संवाद भागीदार हैं। सदस्य देश वो हैं जो इसके निर्णयों को प्रभावित करेंगे, संवाद भागीदार इसके संवाद में हिस्सा लेंगे। सदस्य देशों पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोरोमोस, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन, ये इसके 23 सदस्य देश हैं। और संवाद भागीदार की बात करें तो भारत का पड़ोसी चीन, मिस्र, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्थात कुछ बड़े मजबूत देश भी
इस संगठन के संवाद भागीदार हैं, ये आपको ध्यान देना है। और हिंद महासागर की अगर बात करें इस संगठन की, तो इस संगठन का क्या उद्देश्य है, किन क्षेत्रों पर इसका विशेष ध्यान है, तो इस दृष्टिकोण से हम देखें तो इसमें इस क्षेत्र के निरंतर विकास और को बढ़ावा देने के लिए 6 प्राथमिक क्षेत्र हैं और 2 फोकस क्षेत्र हैं। वो कौन से 6 प्राथमिक क्षेत्र हैं, तो आप नजर डालें, समुद्री सुरक्षा और संरक्षा। पहली बात कि ये समुद्री जो अर्थव्यवस्था है उसको केंद्र में रख के ये संगठन बनाया गया है। क्षेत्रीय, रणनीतिक, आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोण से इसका महत्व है। तो समुद्री सुरक्षा और संरक्षा इसका पहला जो ध्यान, इसकी प्राथमिकता है उसमें पहले पायदान पे है। दूसरे स्थान पे देखें तो व्यापार और निवेश की सुविधा, कि कैसे इसके संगठनों के जो सम्मिलित देश हैं उनको व्यापार की सुविधा मिल सके, निवेश की सुविधा मिल सके, उसके लिए एक निधि भी बनाई गई है, एक फंड भी बनाया गया है। हालांकि वो बाद में बनाया गया, लेकिन इसमें अभी उसका प्रोविजन किया गया है। मत्स्य पालन, क्योंकि सामुद्रिक अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी मत्स्य की पालन की है, तो इसलिए मत्स्य पालन प्रबंधन कितने बेहतर ढंग से किया जाए ताकि अधिकाधिक लाभ लोगों को मिल सके, यह भी इसके अंतर्गत एक प्राथमिकता है। साथ ही आपदा जोखिम प्रबंधन, आपको पता होगी समुद्री क्षेत्रों से ही बड़े तूफान आते हैं, समुद्री क्षेत्रों से ही आप देखेंगे कई चक्रवात आते हैं। तो जो भी इस तरह की हम देखें, जापान में जो एक बड़ी विपदा आई थी, जिस सुनामी जिसको उसके नाम से जानते हैं, तो ये सारी सामुद्रिक घटनाएं हैं, इसलिए आपदा जोखिम का प्रबंधन भी इसकी प्राथमिकता में सम्मिलित किया गया है। साथ ही पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान, इसके सम्मिलित जो संगठित इस संगठन के जो घटक हैं, जो देश हैं, उसमें कैसे हम सांस्कृतिक आदान प्रदान कर सके और पर्यटन को बढ़ावा दे सके, इस पर भी प्राथमिक रूप से इसको जोर दिया गया है। शैक्षणिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग की बात की गई है। ये 2 जो आखिरी में आप देख रहे हैं, नीली अर्थव्यवस्था और महिला आर्थिक सशक्तिकरण, ये 2 क्षेत्र इसके फोकस क्षेत्र हैं। और फोकस क्षेत्रों की खास बात है कि उस पर इनका विशेष बल दिया गया है, विशेष जोर दिया गया है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण की अगर बात करें तो ये 13वीं बैठक, इसकी जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी 2013 में पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर इसको सम्मिलित किया गया था। और नीली अर्थव्यवस्था की बात करें तो 14वीं बैठक 2014 में यह भी पर्थ में हुई थी, इसमें इसको सम्मिलित किया गया था। नीली अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो नीली अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जो समुद्र से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था हो। तो समुद्र से जुड़ी हुई गतिविधियों पर अगर आप नजर डालें तो मत्स्य पालन हो गया, चाहे जल कृषि हो गई, नवीकरणीय महासागर ऊर्जा हो गया, चाहे बंदरगाह और नौवहन हो गया, अपतटीय हाइड्रोकार्बन हो गया, समुद्री खनिज, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान हो गया, विकास हो गया, या पर्यटन हो गया, ये सभी क्षेत्र जो हैं वो ब्लू इकोनॉमिक से जुड़े हैं। इसलिए ब्लू इकोनॉमी पर विशेष जोर दिया गया है, इसको प्राथमिक की जगह इसको फोकस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। आगे अगर देखें तो इसके प्रशासनिक ढांचे की तरफ एक दृष्टि डालें तो सर्वोच्च निकाय की अगर बात करें इस संगठन की, तो सर्वोच्च निकाय, इसके विदेश मंत्रियों की जो परिषद होती है वो इसका सर्वोच्च निकाय है। और इसकी पूरे वर्ष में एक बार बैठक होती है, जो बैठक अभी कोलंबो में आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्षता भी, उसका भी क्रम बदला गया। विकास पर अगर चर्चा करने के लिए ही इस बैठक का आयोजन होता है, ये हम सरल शब्दों में कह सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति होती है जिसको CSO कहा जाता है, और ये इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है, आप देख सकते हैं। फिर हिंद महासागर के सदस्य देशों के भीतर लोगों के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए नीतियों को, परियोजनाओं को कैसे लागू किया जाए, इस पर चर्चा परिचर्चा होती है। साथ ही अधिकारियों, व्यापार और शिक्षाविदों के कार्य समूहों और मंचों की सिफारिशों पर भी ये बैठकें अपने विचार में इसको केंद्रित रखती हैं, इन मुद्दों को सम्मिलित करती हैं। आगे अगर आप देखें, इसके महत्व पर दृष्टि डालें, क्योंकि महत्व किसी भी संगठन का उसको विशेष बनाता है। तो क्यों महत्वपूर्ण है? अगर एक लाइन में आपसे यह सवाल पूछा जाए तो सीधा जवाब होगा, इसका महत्व रणनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोण से है। रणनीतिक दृष्टिकोण से इसलिए है क्योंकि किसी भी क्षेत्र की जो हमारे पड़ोस में स्थित है उसकी महत्ता रणनीतिक रूप से है, तो वो हमारे क्षेत्रीय, कह सकते हैं कि प्रभुत्व के लिए भी आवश्यक होता है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक होता है। साथ ही आर्थिक तो महत्व सर्वोपरि है ही। दुनिया की अगर देखें तो 1/3 आबादी, जिसमें हम कह सकते हैं 2.6 अरब लोग इस क्षेत्र में, जहां पर यह संगठन है उस क्षेत्र में सम्मिलित हैं। इतने लोग की आबादी को ये उसका प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 80% और दुनिया का हम कहें तो 50% कंटेनरीकृत कार्गो और 33% थोक कार्गो इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है, इसलिए भी इसका महत्व है। यह क्षेत्र $1 ट्रिलियन की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। साथ ही अगर इंट्रा IORA व्यापार की बात करें, इंट्रा का मतलब
इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बाहर जो व्यापार होता है, अगर उसकी राशि को भी जोड़ दिया जाए तो $800 बिलियन करता है इस क्षेत्र के बाहर। इस प्रकार आप देख रहे हैं ऊपर की सारी घटनाओं से स्पष्ट हो रहा है कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही आप बात करें तो भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में भी इसकी महत्ता को दर्शाया, जब 2015 में मॉरिशस में वो बोलते हुए कहे थे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नीला चक्र नीली क्रांति या समुद्री अर्थव्यवस्था की क्षमता को दर्शाता है। अर्थात समुद्री अर्थव्यवस्था के विषय में भारतीय प्रधानमंत्री का वक्तव्य भी इस महत्ता को दर्शा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रणनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोण से इस संगठन का महत्व है। साथ ही आप देखेंगे कि जब सार्क हाशिए पर गया, पाकिस्तान के उसमें सम्मिलित रहने के बाद भारत के हर निर्णय का वो विरोध करता था। इसकी वजह से, तमाम अंतर विरोधों की वजह से सार्क की वो प्रासंगिकता जब नहीं रह गई, हाशिए पर जाता है, तो ऐसे में बिम्स्टेक और IORA ये दोनों का विशेष महत्व राजनीति में उभर कर सामने आता है भारत के दृष्टिकोण से। क्वाड हालांकि ठीक है, अच्छा है, प्रगति है इसमें, लेकिन अगर चीन पर नजर डालें जो हमारा कॉम्पिटिटर भी है, हमारा पड़ोसी भी है और वैश्विक शक्ति भी है, इसको अगर देखें तो ये लगातार प्रयास कर रहा है हमारे पड़ोसियों को रिझाने की। कई संगठनों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि उसकी जो परियोजनाएं हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना इंडिया ओशियन रीजन फोरम ऑन डेवलपमेंट कॉपरेशन, चाइना साउथ एशिया कंट्रीज पॉवर्टी, आप देख सकते हैं एलिवेशन एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सेंटर, इन तमाम संगठनों के माध्यम से जिसमें अब भारत की भागीदारी नहीं है, वो ऐसे प्रयास कर रहा है। तो भारत के लिए ऐसे में IORA अर्थात इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही आप देखें कि पाकिस्तान इस समूह में सम्मिलित नहीं है, जो भारत के लिहाज से एक पॉजिटिव घटना है, क्योंकि यहां पर इसको कम अंतर विरोधों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इस मंच का ये ठीक ढंग से उपयोग कर सकता है और इस क्षेत्र में अपनी भागीदारी ठीक से सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन कुछ चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ रहा है, वो क्या क्या चुनौतियां हैं, तो एक बार शॉर्ट में हम देखते हैं। समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती इस क्षेत्र में एक चुनौती है। साथ में IUU फिशिंग, जिसको हम कहते हैं इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड समुद्री मात्स्यिकी, ये जहां पर इस प्रकार की इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड जो समुद्री गतिविधि है वो रोकना यहाँ की एक बड़ी चुनौती है, उसको रोकना होगा, क्योंकि इससे इस क्षेत्र में जो खाद्य सुरक्षा है उस पर काफी असर पड़ेगा। अगर ये सारी गतिविधियां नहीं रोकी गई तो खाद्य सुरक्षा बुरी तरह से प्रभावित होगी। साथ ही नशीले पदार्थों की तस्करी एक बड़ी चुनौती है इस क्षेत्र में, मानव तस्करी हो, समुद्री तस्करी, ये कुछ अनियमित गतिविधियां हैं जिन पर इस संगठन को कंट्रोल लगाना होगा। साथ ही हम देखें तो SLOC सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की भेद्यता की वजह से ऊर्जा सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो हमें इस क्षेत्र में दिखाई देती हैं। साथ ही जब समुद्री क्षेत्र है तो प्राकृतिक आपदाएं हमारे लिए हमेशा एक चुनौती होंगी। तो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से क्या होगा, जलवायु परिवर्तन, समुद्र के संसाधनों की निरंतर लूट और ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रभावों के परिणाम स्वरूप यहां से लोगों का क्या होगा, पलायन होगा। साथ ही समुद्र स्तर बढ़ेगा, समुद्री जीवन को चुनौती देने वाले प्रदूषित समुद्री जल बढ़ेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि जो पारिस्थितिक तंत्र है और निगरानी की उसकी कमी है, इस वजह से प्रवासन एक गंभीर समस्या बन जाएगी। ये चुनौतियां हैं जिसका हमको सामना करना पड़ेगा। इन सब वजहों से केवल क्षेत्र में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का लक्ष्य बाधित होता है। केवल यही नहीं है बल्कि समुद्री क्षेत्र के प्रबंधन में भी चुनौती पैदा होती है। तो इस दृष्टिकोण से ये कुछ चुनौतियां हैं जिसका समाधान इसको संगठन को ढूंढना होगा। अंत में हमारी परिपाटी है एक प्रश्न की, तो चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 23वीं मंत्रिपरिषद बैठक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका आयोजन कोलंबो में किया गया। कथन 2 है, भारत ने इस बैठक में अध्यक्ष के रूप में भाग लिया। आपके ऑप्शन है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो नीचे दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और नहीं 2। उम्मीद है आप इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे, सही देंगे। साथ ही आप लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, इसी शुभकामना के साथ आज इतना ही। धन्यवाद।